सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। 10 सितंबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल नसरापुर कन्नौज में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद कन्नौज इकाई की ओर से ये आयोजन किया गया था। हम आपको बता दें, इस वर्ष यानी कि राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से जनपद कन्नौज की आदर्श शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आदरणीय सरिता गौतम जी को राज्य अध्यापक पुरस्कार से उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। अब आज का कन्नौज की टीम ने यह सराहनीय निर्णय लिया कि हम उनका जोरदार सम्मान करेंगे और 10 सितंबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल नरसापुर में आदरणीय सरिता गौतम जी का जोरदार सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सफर को याद करते हुए अपने उद्गारों को व्यक्त किया। अपने उद्गारों में उन्होंने क्या बताया, आखिर कैसे मिला उनको राज्य अध्यापक पुरस्कार, उन्होंने विद्यालय को किस तरह से चमकाया, कैसे विद्यालय को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और कैसे वो पूरे जनपद के लिए यहाँ पर प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं, जनपद कन्नौज की आइकॉन बन चुकी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने जनपद कन्नौज का जो नाम रोशन किया है, हम सभी बहुत ही खुशी से गदगद हैं, गौरवान्वित हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और यही सोचते हुए मेरे साथियों, उनका जोरदार सम्मान 10 सितंबर 2025 को किया गया। उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए वो जानना हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप शिक्षक हैं और आप प्रसन्न हैं इस बात से कि जनपद कन्नौज की आदर्श शिक्षिका आदरणीय सरिता गौतम जी ने जनपद कन्नौज का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है और हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य किया है, तो ऐसे में आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उनके उद्गारों को सुनिए। आप आदरणीय सरिता गौतम जी से हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि आज जितना आप बोलेंगे कोई टोकने वाला नहीं है। यहाँ पर इस सभा में कोई टोक नहीं सकता आपको। आप शुरू से लेकर शिक्षा से लेकर और वर्तमान तक का आप जरूर मुझे बताएं, हम सभी को बताएं, ताकि हम लाभान्वित हों और भविष्य में हम में से ही बहुत सारे साथी राज्य अध्यापक पुरस्कार की श्रेणी में आए, इससे बड़े पुरस्कार। और हम ये भी मंगल कामनाएं करते हैं जी सर, हम ये चाहते हैं कि और आप आगे बढ़ें, इस तरह की हम सभी की मनोकामना भी है, हार्दिक इच्छा भी है। आदरणीय सरिता गौतम जी। वो छोटा सा विद्यालय था L साइड में, तो जैसे कि पहले प्राइमरी विद्यालय बनते थे, तो शायद उस समय सरस्वती विराजमान थी या बाबा साहब की इच्छा समझ लीजिए कि वो पूरी हो गई और मुझे जो है मास्टर गुरुआ मिल गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे शिक्षा प्रदान करी बच्चों को, तो स्थिति जो थी हमेशा चैलेंजिंग ही रहती है। ना बाउंड्री थी, बच्चे जो थे नामांकन थे 150 और आते थे वही 60-70 के हिसाब से, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि करा क्या जाए। फर्जी अटेंडेंस आप लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, ऑन रोड का विद्यालय और आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था। तो एक बार तो सर आए, तो उस समय विद्यालय में बच्चे मात्र थे 21 और जब उन्होंने देखा कि नामांकन तो 160 थे, बच्चे 21 बैठे हुए हैं, तो वो परिचय भी था, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस यही कहा करता मेहनत करो और उपस्थिति बढ़ाओ बच्चों की। तो फिर उस पर काम शुरू किया। विद्यालय में क्या कहते हैं, सुविधा के नाम पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। फिर सोचा, बहुत प्रयास किया कैसे क्या करा जाए, कैसे इसको आगे लाया जाए। तो धीरे धीरे जो मेरा स्टाफ था उनसे हमने बैठक करी, संपर्क किया, गांव वालों से संपर्क किया कि चलिए विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो पता चला कि 70 से 80 बच्चे का तो कहीं और नामांकन है, वहाँ भी नामांकन है और यहाँ भी नामांकन है। उस समय स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को, तो स्कॉलरशिप के चक्कर में जो है उन्होंने नाम यहाँ पे लिखा रखे थे, लेकिन पढ़ाई वो प्राइवेट में करते थे। फिर उनके नाम काटे तो पूरी जनता विरोध में आ रही। जब अगर मैंने 70 नाम काटे उस टाइम पर, तो पूरा गांव मेरे विरोध में था। ये जो है ये तो मायावती बन के आ गई है और हमारे बच्चों के जो है नाम ही काट दिए। तो जब मैंने उनसे मीटिंग करी तो मैंने कहा कि ऐसा है, जो बच्चा 12 वर्ष का है और विद्यालय में
कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? 12 वर्ष का बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है, वहाँ भी पढ़ रहा है। अगर आप वाकई पढ़ाना चाहते हैं तो एक जगह नाम लिखाइए। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं उनका ही नामांकन हमारे विद्यालय में हुआ। लोगों को समझाया काफ़ी। और हाँ, जैसे कि रेणु ने कहा कि हमारे समाज के, मेरे गांव में तो पूरा ही गांव मेरे ही समाज का। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि वो कुछ कर पाएँ, समाज में आगे बढ़ें। क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि प्राइवेट में नाम लिखा नहीं सकते और उनको कोई दूसरा टीचर उतना अच्छा पढ़ा भी नहीं पाएंगे। वो लोग ये सोचते हैं कि बस ठीक है, 8 से जो है 2 की जॉब करनी है, आना है, चले जाना है। देखिए, जो मुखिया होता है अगर वो सही से कार्य नहीं करता है तो आपके जो अंडर में टीचर्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे। उसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तो शायद उन लोगों को लगे कि जब हमारा मुखिया ही काम कर रहा है तो हमें भी करना है। तो मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी, तब जाके जो है विद्यालय इस ऊंचाई पर आया है। और जैसा कि जब मेरा रेणु मेरा लिए कह रही है कि उसको वो मेरी प्रेरणा है। मैंने इसका प्रोग्राम देखा था, घंटी बजाओ कार्यक्रम में, तो मैंने कहा बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इतने बच्चे भी हैं। रेणु का मेरा कोई परिचय नहीं था, बस हम लोग जो है न्यूज़ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। ये कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे एक प्रदर्शनी थी मिशन शिक्षा संवाद की, वहाँ पे हम और रेणु मिले, आपस में बात हुई और धीरे धीरे जो है हमारी दोस्ती बढ़ती गई। क्योंकि हम लोग काम विद्यालय को लेकर कर रहे थे, अपने विद्यालय को ऊंचाई पे ले आए और एक ही समाज से थे तो इसलिए ज़्यादा ही मित्रता थी। तो आज वो मित्रता आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने पुरस्कार पाया और इन्हीं के कहने पर मैंने फॉर्म भरा। पिछली बार इसने मुझसे कहा था कि फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने कहा मैं नहीं भरूँगी, लेकिन इस बार भी कहा कि फॉर्म आपको भरना ही है, तो मैंने इस बार फॉर्म भरा। और जैसा कि मेरे हस्बैंड बैठे हैं कि इनका तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने कहा जब वो बार बार कह रही हैं तो तुम क्यों नहीं भरती हो? हर कदम पे इनका साथ है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि हस्बैंड के बिना तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ सकती हैं? वो सपोर्ट करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ कोई दोहराए नहीं। जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ है तो हम हर फील्ड में आगे जा सकते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम हर फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं? अपने विद्यालय में मान लीजिए 2 बजे तक का विद्यालय है, मैं वहाँ 3 बजे तक रहती हूँ, टाइम लग जाता है किसी काम में, तो अगर इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कैसे रुकूँगी? तो रेणु के कहने से मैंने फॉर्म भरा और ये इतना लकी था कि पहले टाइम में ही मुझे जो है राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसके लिए मैं रेणु को धन्यवाद दूँगी बहुत बहुत। इसने कहा तो मैंने फॉर्म भरा। इस फॉर्म के लिए देखिए जो है कि कोई ज़्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है। बोलना मुझे कम ही आता है और मैं कम बोलती ही हूँ, शायद डर है या कुछ भी है, लेकिन अब मैं बहुत बोलने लगी। तो जब मेरा पहला इंटरव्यू यहाँ डाइट पे हुआ तो अंदर से घबराहट हुई कि कैसे करूँ। 4 साल से और उनके बीच मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझसे 55 क्वेश्चन पूछे। मेरा इंटरव्यू 55 मिनट चला। 55 मिनट की 55 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, छोटे से लेके बड़ी चीज़ कि क्या क्या आपने किया है, क्या करा है। और डीआर सर से तो मेरी थोड़ी बहस भी हुई। जब वृक्षारोपण पे बात आई तो उन्होंने पूछा कि मतलब बताइए कितने पेड़ लगाए हैं आपने? मैंने कहा सर 100 से 150 पेड़ तो मेरे विद्यालय में लगे। कितने पेड़ लगे? तो मैंने कहा हाँ सर। तो चलिए नाम बताइए। फिर मैंने उनको नाम बताया, उन्होंने 25 नाम पूछे, मैं 25 पेड़ का नाम बताया। फिर एक पेड़ था, उस पर मेरी बहसबाजी हुई सर से। वो बोले ये नागफनी है, मैंने बोला नागफनी, वो बोले कैक्टस है। फिर मैंने उनको फोटो वगैरह दिखाई। फिर अच्छा यार आपने हमें गलत साबित कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मीटिंग होती है? मैंने कहा हाँ सर मीटिंग होती है। तो बोले कि अच्छा चलिए मीटिंग में जो सर आते हैं पेरेंट्स उनके नाम बताइए। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है और करता है उसे सब पता। तो उनका 10 के नाम बताइए। तो 10 के मैंने पेरेंट्स के नाम बताए। तो बोले अच्छा चलिए बच्चों के नाम बताइए। तो 10 बच्चों के नाम बताए। बोले जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के नाम बताइए। दोनों मिला के बताइए। दोनों ने नाम बताया। फिर पूछा कि चलिए क्रिया कौन सी होती है? इस समय हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो है 6 दिन की 6 प्रार्थना होती है। उन्होंने अलग अलग प्रार्थनाएँ पूछी, वो सब बताई। उसके बाद पूछे कि अच्छा आपको एक ही बच्चे मतलब अपनी क्लास के बच्चों के नाम पता है कि पूरे विद्यालय का नाम पता है? तो मैंने कहा सर मैं प्रिंसिपल हूँ और मुझे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों के नाम पता है। चलिए अच्छा बताइए, जितने आप बता सकते बताइए। तो जब मैंने उन्हें बताया 10वीं
50 नाम, तो बोले कह रहे बस 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 ठीक ठीक। तो वो ये देख रहे थे वाकई में काम आपने किया भी है कि आप ऐसे ही मतलब फॉर्म भर के चले आए यहाँ पे। तो इस फॉर्म के भरने के लिए आप मेहनत करिए, और अगर आपने काम किया है तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है कि आप क्वेश्चन का जवाब दे ना पाए। और इसी में जब ये पास होकर जब हम वहाँ गए लखनऊ में, तो लखनऊ में भी मेरी पूरी पीपीटी चली विद्यालय की, और पीपीटी में मेरे क्या कहते 65 स्लाइड थी, और हर पीपीटी के बारे में आपको बताना था। तो जैसे एंट्री करी तो सर लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कहा कि आज पढ़ा के क्या आई है, मतलब क्लास लेती है कि नहीं, क्योंकि आप तो हेड है तो शायद क्लास ना लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर मैं क्लास भी लेती हूँ, मेरे पास 3rd क्लास है। तो उन्होंने कहा चलिए कौन सा सप्ताह था और कौन सा चैप्टर आपने पढ़ाया है। तो एक्चुअली हम लोग डायरी तो करते ही हैं इस समय रेगुलर। तो मैंने बताया मैंने सर पार्ट 3 पढ़ाया मैंने, और ठीक है तो बताइए क्या पढ़ाया। तो उसमें एक पोएम थी चंदा मामा वाली, तो वो मैंने पोएम बताई, तो उसके बारे में फिर उन्होंने सुनाई तो सुनाया। तो आपने काम किया ना, तभी तो आप जवाब दे पाए। और अगर आपने कुछ किया ही ना हो, आप केवल बैठे रहे हो और ना पढ़ाते हो, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे। फिर उन्होंने पूरा कन्नौज के बारे में पूछा कि आप कन्नौज से बिलोंग करते हैं, तो चलिए कन्नौज के बारे में बताइए। तो कन्नौज को तो यहाँ फेमस है इत्र, तो इत्र के बारे में बताया। अब यहाँ कौन सा इत्र फेमस है ये तो मुझे नहीं पता था, बस ये पता था कि हाँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कौन सा फेमस है। मैंने तो गुलाब का बहुत फेमस है। मैंने अपनी बात इतनी कॉन्फिडेंस रखा, तो मैं भी लगा कि हाँ ये वाकई में जो है महिला सही बोल रही है। और वो भी थोड़ा सा स्माइल करे, क्योंकि उन्हें पता होगा कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा सर गुलाब का बहुत फेमस है और मैं वही यूज़ करती हूँ। तो ठीक है मैडम आप जा सकती हैं, बहुत बढ़िया। तो मुझे वहीं से लगा कि डन है मेरे लिए, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे सभी के आंसर दिए, और जब उनके चेहरे पे जो स्माइल आई तो लगा कि हाँ मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। तो मैंने मेरा ग्रुप बनाया महिलाओं का, तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा पार्टी की तैयारी करो सिलेक्ट हो गए। तो ये था। और बाबा साहब को मैं नमन करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ ना किया होता तो क्या महिलाएं और क्या हमारी जो समाज है हमारा यहाँ पे खड़ा होता, शायद कभी नहीं खड़ा होता। क्योंकि आज भी मानसिकता वही है जो पहले थी, उसे शायद बदलने में पता नहीं सालों लग जाएंगे, कुछ पता नहीं है। और जहाँ तक ये बर्तन की बात की, जब थालियाँ हमारे विद्यालय में आई तो सब जगह यही रहा। हमने पेरेंट्स से भी बात करी तो पेरेंट्स ने भी यही कहा कि मैम थाली आप दे दीजिए बच्चों को, वो घर ले जाए घर से ले आए, हम यहाँ पे ऐसे नहीं खाना खिलाएंगे। तो हम लोग के आगे जो है कभी कभी बहुत समस्या आ जाती है कि हम करें तो करें क्या। तो थाली तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पूरा जो है ब्यौरा रखना पड़ता है कि बर्तन विद्यालय में उतने हैं कि नहीं है। अगर हम थाली बच्चों को घर के लिए दे देते तो गायब हो जाती, उसका भुगतान कौन करता। तो इसीलिए थालियाँ नहीं दी गई। उनसे कहा गया है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप थाली में खिलाइए, और अगर इच्छा नहीं है तो आप अपने बर्तन ला सकते हैं। कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है कि वहाँ पे आप क्या करें। अगर हम वहाँ पे ये कहते नहीं थाली में ही खाना है, तो शायद हमारी क्षण संख्या कम हो जाती है। पेरेंट्स वहाँ से अपने बच्चों को निकाल लेते हैं और प्राइवेट में पढ़ाने लगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत होता है। तो हमने फिर वो छोड़ दिया, क्योंकि हर चीज़ को हम पकड़ के नहीं रख सकते, समझौता करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो है कि फिर हमने वो चीज़ छोड़ दी। और आज भी जो है कुछ बच्चे थालियों में खाते हैं, कुछ बच्चे अपना टिफिन लाते हैं। स्थिति आप ये देखिए, जो बच्चे टिफिन लेके आते हैं उनकी स्थिति क्या है, जैसे भिखारी कटोरा लेके हाथ में आता है। अगर पेरेंट्स ये चीज़ समझ जाए तो क्या वो थालियाँ दे के लिए मना करेंगे? कभी मना नहीं करेंगे। तो लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते हैं। आज भी जो है जात पात वही की वही है, और उसके लिए कुछ भी हमारा प्रयास कहीं कहीं पर फेल हो जाता है। विद्यालय के ऊपर बस काम करिए। मैंने अपने विद्यालय को बहुत ही अच्छा बनाया है, और थोड़ा पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है। मैं अपने घर में भी करती हूँ, ये कहते भी रहते हैं। मेरे घर में भी 100-150 गमले होंगे, और पूरा देखभाल मैं करती हूँ उसमें। जब मेरा घर बना यहाँ से, तो मेरे पौधे वहाँ चले गए, स्कूल में मैंने पहुँचा दिया। और मैं अपनी सासू माँ से थोड़ा नाराज़ भी हूँ कि मेरे पौधे सब जो है हटा दिए गए। मैंने अपने विद्यालय में एक भी पौधा नहीं था। और अगर आप मेरा विद्यालय कभी विजिट करेंगे तो इस समय इतना हरा भरा, इतने बड़े बड़े पौधे हैं,
शीशम, पीपल, पाकड़ बहुत सारे लगे हुए हैं और छोटे तो अनगिनत है। बहुत ही सुंदर विद्यालय है और जब मैं जाती हूँ विद्यालय एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो मेरी ये इच्छा थी कि जो बच्चा विद्यालय में आए उसे ऐसा लगे कि वो विद्यालय पढ़ने आया है, ऐसा ना लगे कहीं भी चला आया है। तो बच्चे के लिए विद्यालय ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे लगे कि वो विद्यालय में आया है, उसको विद्यालय पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं और प्राइवेट के बच्चे आप देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। जब हम जाते हैं तो रोड पे अगर आप प्राइवेट के बच्चे देखें डिसिप्लिन में जा रहे हैं और अपने जो प्राइमरी के बच्चे वो कैसे जाते हैं, शर्ट बाहर निकली है, टाई है नहीं, बटन खुली हुई है, शायद ड्रेस भी फटी हो। तो मैंने अपने विद्यालय में यही प्रयास किया है कि मेरे ही विद्यालय का हर बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन में हो, हर बच्चा फुल ड्रेस में हो। क्योंकि अब तो पहले तो हम लोग ड्रेस देते थे, अब जो है उनके पेरेंट्स के ही खाते में आता है पैसा। तो बच्चा जो है, मैंने अपने विद्यालय में लड़कियों के लिए ब्लैक लेगिंग अलाउ की है, ब्लैक हेयर बैंड, ब्लैक ही रबड़ बैंड, मतलब रंग बिरंगा कुछ भी नहीं। तो बच्चे उसी में आते हैं और बहुत ही सुंदर बच्चे लगते हैं। हम प्राइवेट की तरह नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट से कम भी तो नहीं करना चाहिए हमको, तो हमें मेहनत करनी चाहिए और ये हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। बाकी लोग तो ये चाहते हैं कि अरे प्राइमरी का बच्चा है, वो वैल्यू देते कहाँ है, वो भी ये चाहते हैं हाँ ऐसी है। यहाँ तक कि मैंने जो गार्जियन है, पहले मेरे विद्यालय में ऐसे आते तहमत पहने चले आए या अंगोछा डाले चले आए। तो महिला हो के अगर हम उनसे ना कहें तो करेगा कौन? भाई स्टाफ क्यों कहेगा आपका, स्टाफ क्यों बुराई लेगा? तो आप हेड है, विद्यालय आपका है, तो आपको कहना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा विद्यालय में अगर आप नहीं सही से आएंगे तो आपका बच्चा कैसे आएगा? ये विद्यालय है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे से आइए। भले ही आपके पास कपड़े कम हो या एक ही जोड़ी है, लेकिन आप पूरे तो पहन के आओ। पता चला आप अंडरवियर में ही चले आ रहे। तो मानसिकता जब पेरेंट्स बदलेगा तभी तो बच्चा बदलेगा। तो इसमें भी बहुत काम किया। तो आज हमारा विद्यालय बढ़िया है, पेरेंट्स भी आते हैं मीटिंग में, तो वो सही से आते हैं, कायदे से आते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ी समस्या है, कहीं गमले तोड़ देना, कहीं लॉक तोड़ देना, कहीं पेड़ उखाड़ के फेंक देना, लेकिन कब तक करेंगे? एक दिन तो उनको भी हार माननी पड़ेगी। जब उन्होंने देखा कि मैडम मेहनत कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। आज पूरे गांव का सहयोग मिलता है। और जब कभी उनसे ये कहो मीटिंग में कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम जाने वाले हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, जब तक रहेंगी तो यहीं रहेंगे। तो इतना सपोर्ट मिलता है वहाँ से। तो ये मेरी बहुत अच्छी बात है कि जो गांव वाले हैं मेरा सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इस विद्यालय में रहूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे सम्मान में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।